पिताजी सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और बोली है जवाब दिया है पिताजी, पैदा हुई घर में मेरे मातम सताया, पापा तेरे गुस्से मुझे माने बताया, और क्यों मुझको बुलाया है बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। तो आज महाराज उग्रसेन से कहने के लिए इन बेटियों के माता पिता ने जवाब दिया कि मैं पहले तो महाराज उग्रसेन से जाकर के शिकायत करूंगा, अगर महाराज से कहने के बाद इस मथुरा नगरिया को मैं छोड़ करके ही चला जाऊंगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया है कि हे राजन परीक्षित, बेटियों को उसी हालात में लेकर के महाराज उग्रसेन की सभा में आए। महाराज उग्रसेन से कहा, जवाब दिया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जवाब दिया, अरे कहिए क्या समाचार लेके आए हो? समाचार क्या लेकर के आए हैं? हम आपका राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। राज्य छोड़ करके? हाँ। अरे ऐसी क्या कमी है जो आप हमारा राज्य ही छोड़ करके जा रहे हैं? कमी ये है कि जहाँ हमारी बहन बेटियों की दुर्दशा हो, हाँ हाँ, तो उस राज्य में रहना ही हमारा बेकार है। अरे ऐसा कौन है जो तुम्हारी बेटियों की दुर्दशा करने वाला है? जो आपका ये बेटा बैठा है कंसराज, ये दुष्ट, ये नीच, यानी आपकी जो बेटियों की दुर्दशा की है, तो ये बेटियों की दुर्दशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ही बेटा कंसराज है। आपका ही बेटा है, ये बैठा है सामने, छाती ताने बैठा है। तो जवाब दिया, चिंता न करो कि आपके ही सामने उसे दंड देंगे। कंसराज को बुलाया, कंसराज से कहा कि अरे कंसराज, जवाब दिया, कहिए पिताजी। बोलिए पिताजी। बोले जो लड़कियां ये बैठी इनकी दशा कौन आपने की है? और क्या हमने की है? क्या बोलो, मतलब? हमने की है। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, कंसराज बोलो, तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा है, जरा भी शर्म नहीं आती, और तू कह रहा है कि मैंने की है? पिताजी, हाँ, आपने ये सारी सेना सर पे चढ़ा रखी है। हमने? हाँ, और आप 60 साल के हो गए, उसके साथ में आपकी बुद्धि भी सटिया चुकी है। हमारी बुद्धि? हाँ, मतलब हमारी बुद्धि खराब हो गई, आपकी बुद्धि ठीक है? आपको पता ही है, मथुरा से दही ले जाती हैं, हाँ हाँ, और गोकुल मथुरा से ले जा करके गोकुल वृंदावन में बेचती हैं। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया है, बेटा कंसराज, बोलो। पहली बात तो ये हमारे मथुरा की लड़कियां हैं, हमारी बेटी है, आपकी बहन है। और दूसरी बात, अरे वो गरीब परिवार से है, चाहे वो दूध बेचे या कुछ भी करे, अपने परिवार का गुजारा चलाती, इसमें हमारा रोकने का हक कुछ नहीं बनता है। पिताजी, हाँ,
आपने ये सारी सेना सर पे चढ़ा रखी है और आप 60 साल के हो गए, बुद्धि भी सटिया चुकी है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपका कहने का मतलब क्या है? हमने ही इन बेटियों की दशा की है, आप तुम कह रहे हो। तो उसी समय कंसराज ने कहा, पिताजी आप इस प्रजा को नहीं संभाल पाओगे। क्यों? कि जब आप इससे मीठी बोली बोलते हो तो ये सर पर सवार होते हैं, और मेरा जब डंडा घूमेगा तो ये प्रजा मेरी उंगली पर नाचेगी। कंसराज कहने लगा, आप गद्दी पर शोभा नहीं दे रहे, महाराज से मुकुट छीना, अपने सर पर रख लिया है। महाराज के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके महाराज उग्रसेन को जेल खाने में डाल दिया, और कंसराज पुनः राजा बन करके बैठ गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब कंसराज पुनः राजा बन करके बैठ गया है तो महाराज उग्रसेन ये देख करके बड़े दुखी होते हैं कि इससे बढ़िया तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। ऐसी औलाद भगवान किसी को न दे जो माता पिता की कदर न करे। और बोले हैं, सुन कंसराज, एक बात सुन मेरी, कि तेरे जैसी जवानी और किसी को ना दे, और तू ऐसी जगह पर राजा जवाब दिया है कंसराज। तेरी ये जवानी है ना, और जवानी में तू का समझ नहीं रहा ना, बोलो तो तू ऐसी जगह मरे हो कि तू पानी देने वाले हो पैदा नहीं। तुम्हारे जैसो बाप काऊ न दे है, तुम जैसे बाप को तो रोड पर डाल के और सड़क कूटना चलवा दे हमारे जैसे। अच्छा दादा जी बताओ, हम बुरो कर रहे हैं कि जो बुरो कर रहे हैं? हम क्या बुरा कर रहे हैं? कंसराज गलत कर रहा है ना, ऐसे वो भी तो दो सजा किसे मिलनी चाहिए? ऐसा है, वो भी दो करे, उनकी भी बुद्धि सटिया चुकी है। जाकी अच्छी बुद्धि है, हैं? जाई जैसे चाचा और मिल जाए ना तो माता पिता को वही तो कह रहे हैं कि तेरे जैसी जवानी तुम्हारे जैसो बुढ़ापो किसी को ना दे, तू ऐसी जगह पर राजा पानी ना दे, तू ऐसी जगह कंसराज कहने लगा, पिताजी आप इस गद्दी पर शोभा नहीं देते हो, इस गद्दी पर शोभा तो मैं ही दूंगा, तो इस राज्य को मैं ही संभालूंगा। महाराज के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके उन्हें बंदी बना करके जेल में डाल दिया। अब तो पुनः राजा बन करके बैठ गया। वो कहते हैं ना, परीक्षित महाराज वैसे तो करेला करुओ तो बहुत ज्यादा नीम से ज्यादा करुओ होगो। वैसे भी तो कंसराज राजा का बेटा था और अब पुनः राजा बन करके बैठ गया। सारी प्रजा त्राहिमाम करती है, सारी प्रजा बड़ी दुखी रहती है, पर कंस प्यार किसी को नहीं करता है। इतनी सारी प्रजा में कंस प्यार किसे करता था? ना तो माता पिता को किसी को नहीं करता है, घर परिवार में किसी को नहीं करता है, सिर्फ अपनी चचेरी बहन देवकी को करता था। देवकी को प्यार करता था कंसराज बहुत ज्यादा, और बहन तो भाइयों को वैसे भी प्यारी होती है। कंसराज देवकी को बहुत प्यार करता है। तो जब देवकी शादी के योग्य होती है तो कंस के जो चाचा थे देवक, उन्होंने विचार किया कि मेरी बेटी शादी के योग्य पर हो चुकी है, तो इसके विवाह की तैयारियां कीजिए, और मैं अब जाकर के बेटा कंस से सलाह लेता हूँ, यदि उसकी नजर में कोई लड़का होगा तो। देवक उसी समय कंसराज के पास सभा में आए। कंसराज ने प्रणाम किया, आइए चाचा जी, और बिठा लाए। आइए, कैसे आना हुआ? जवाब दिया, बेटा हमारा ऐसे आना हुआ है कि तुमने अपनी बहन को देखो है, बहुत अच्छी तरह थे। अब वो शादी के लायक होगी। वो कल पर तो छोटी थी वो, अब का छोटी रही है? बिटिया जल्दी बढ़ जाती है शादी के लिए। अच्छा हाँ तो बताओ चाचा जी।
हम ये कह रहे हैं कि कोई लड़का तुम्हारी नजर में ऐसा है जो तुम्हारी बेटी के लायक हो। चाचा जी, हाँ वैसे तो हमारे घर में आप ही सबसे बड़े बूढ़े हो, हाँ हाँ। और आप ही मेरी बहन के लिए लड़का देखो, शादी कर दो। कोई बात नहीं बेटा, आप हमारे भतीजे हैं, बेटा है तो बात एक ही है। और वो बहन आपकी भी है, भाई कभी ऐसा नहीं करेगा कि बहन को गलत जगह बिभाएगा नहीं। जी, तो है कोई नजर में तो बता दीजिए। वैसे है एक लड़का हमारी नजर में, कौन है? जो सूरसेन के पुत्र हैं, सूरसेन के पुत्र बसदेव जी, जो बटेश्वर के रहने वाले हैं, हाँ हाँ और उनसे हमारी बहुत अच्छी मित्रता है। हाँ हाँ। मेरी बहन देवकी ने उनको देखा है, उनने मेरी बहन को देखा है। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो बसदेव जी के साथ अपनी बहन की सगाई कर दूंगा, तो कैसा रहेगा? देवक ने जवाब दिया, बेटा यदि तुम्हारी यही राय है कि हमारी बेटी ने वसुदेव को देखा है, वसुदेव ने हमारी बेटी को देखा है, वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते भी हैं, तो यदि बेटी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है, अभी बारात के मंगाता हूँ और तैयारी करो। आप शुभ वक्त टाइम देख करके बेटी का विवाह कर दीजिए। तो उसी समय वसुदेव जी के लिए राजा कंस पत्र लिख रहा है और कहने लगा है, कंसराज ने एक पत्र लिखा है, बटेश्वर में पहुंचाया। आज बटेश्वर में जब पत्र पहुंचा, ये सुन करके वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। बारात को तैयार किया है, मथुरा में आए और बारात को लेकर के जब मथुरा में आए, कंस देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। पैसे उन्हें अपने मित्र के रूप में निहारता था और आज उन्हें अपने बहनोई के रूप में स्वीकार कर रहा है। जब बहनोई के रूप में स्वीकार कर रहा है कंसराज, वसुदेव जी को गले से लगाया, शाम को बारात के लिए ठहराया गया है। सुबह होते ही रीति रिवाजों के साथ मंडप के लिए गड़वाया है, उसके नीचे देव की वसुदेव को बिठाया है, कन्यादान किया है और 7 फेरों के लिए डलवाया। 7 भामरों के साथ में बंधन देवकी का वसुदेव जी के साथ जोड़ा गया है। जब देवकी के साथ बंधन जोड़ा गया है और जब ये विदाई का समय आया है, तो देवकी अपनी माँ से जाकर के पहले रोई और देवकी अपनी माँ से जाकर के रोई और माँ से कहने लगी है, माँ
आज तक तो तूने इस बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, बड़े दुलार से रखा है, और आज तेरी बेटी तुझसे जुदा होकर के जा रही है। और देवकी अपनी माँ से कहती है, सुनो माँ, किसी ने से लगा ले ओ मैया, मैं हो गई आज पराई। माँ ने बेटी को गले से लगाया तो देवकी ने कहा, मैया वैसे तो आपका हर एक मैं कहना मानती थी, आप जहाँ कह देती थी वहां जाती थी, जहाँ ना कर देती वहां नहीं जाती थी, लेकिन आज के बाद तेरा वो सारा हक खत्म हो गया। सीने से लगा ले ओ मैया, मैं हो गई आज पराई। बचपन से तूने पाला अगर कोई काम करते पर मेरे से कोई गलती भी हो गई हो, कोई भूल भी बन जाती थी तो तू क्षमा कर देती थी, तू मुझे माफ कर देती थी। अब न जाने मैया क्या होगा और क्या नहीं होगा।